जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। अरविंद, हरिओम, देवेंद्र, प्रेम, डार्क, अर्जुन, अनुज, अंसर, अखिलेश, मुकेश, अंजलि, अंशु, श्रवण, सर्वेश, प्रवीण, प्रदीप, यश, मुकेश लाइव है जी, देवेंद्र, पूजा, प्रीति, प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्कार। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक कंप्लीट हो चुका है वर्णमाला। उसके चारों सेक्शन हमने कंप्लीट किए और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी वो पीडीएफ के रूप में आपको हम दे चुके हैं, तो उसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। जिसने भी प्यारे बच्चों नहीं, हाँ, अगर क्वालिटी का ऑप्शन तो है प्यारे बच्चों, हाँ आप लगा सकते हो सत्येंद्र, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन है इस बैच में, ऐसा नहीं है। आप एक बार वीडियो को चला के देखो अपनी सही से, अगर कोई दिक्कत है साउंड में या आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो बताइए आप में से, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ओके करो। लो मैं देखूं, ये तो बैच मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है बेटे हिमांशु, हो सकता है एक दो बच्चे में थोड़ा सा अभी ऐप में थोड़ा सा काम हुआ है ना नया, उसकी वजह से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, सभी बैचों में हमारी क्वालिटी का ऑप्शन है, उसमें स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है और उसके आधार पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्यारे बच्चों अनुसार अपने अनुसार चला सकते हो। आज का जो टॉपिक है संधि है, बड़ा लॉजिकली टॉपिक है और जो कि वर्णमाला पे डिपेंड है। और चूंकि जो हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे, हमने ये रखा कि जो सैटरडे का दिन है उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे और आपके डाउट लेंगे। तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। एक बच्चे ने कोई कमेंट किया था, कोई डाउट था उसको क्वेश्चंस में, तो वो चला गया, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। वो वर्क या वर्त में से कुछ पूछ रहा था, सर कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो दोबारा से आप टाइप कर दो बेटे उस क्वेश्चंस को, ठीक है। किसने, हाँ वर्क और वर्क वाला उदाहरण, ठीक है बता देंगे, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस की जो वैरायटी बनती है वो तमाम क्वेश्चंस उस पीडीएफ में हैं। क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उदाहरणा होती है, कंडीशन होती है, जितने भी लॉजिक होते हैं वो सारे समझने होते हैं और वो आपने 4 अलग अलग सेक्शन में वर्णमाला के समझे। अब आपकी बारी है कि आप उसमें प्रैक्टिस करके देखो। जिसमें डाउट होता है साथ के साथ पूछ सकते हो, अदरवाइज सैटरडे आपका दिन है, ठीक है, वहाँ पे भी पूछेंगे और मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। उनमें से ही कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा प्यारे बच्चों। लेकिन आज पढ़ लेते हैं नया टॉपिक और दोनों को ले लेंगे सैटरडे को एक साथ, संधि को भी और वर्णमाला को भी। तो नया टॉपिक हमारा क्या है? नया टॉपिक है संधि। लेकिन इससे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था, वो क्या चला गया दोबारा, फिर क्या पूछा था उसने? हाँ वर्क और क्या पूछ रहा था, शायद वर्थ पूछ रहा था, ठीक है। हाँ या इनमें अंतर देखो, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये कॉमन है। जब डिक्शनरी में आप ढूंढोगे ये जो बना है ना ऊपर, ये आधा कै को और प्यारे बच्चों इस वाले रे को मिला के बना है। कै इसमें आधा है, ये वाली जो कंडीशन है ये तो आपकी ये रही। ये वाला जो है ये रे काउंट कहाँ करते हैं हम? इस वाले कै से पहले। इसका मतलब आप हिंदी मीडियम के नहीं हो तो वहाँ दिक्कत होती है जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है। अब ये जो बना हुआ है इसके अंदर पहले प्यारे बच्चों ये रे काउंट होगा और ये रे क्या है? आधा, और ये क्या क्या है? पूरा। तो ये ऊपर वाला हमेशा आधा होता है और नीचे वाला पूरा। ऊपर वाला हमेशा आधा होता है और नीचे वाला क्या होता है? पूरा। या हम ये कह सकते हैं कि पहला हमेशा आधा होता है, बाद वाला हमेशा पूरा। तो इसमें रे पहले आधा आएगा और इसमें कै पहले आधा आएगा। ये प्यारे बच्चों आपका डाउट था। दूसरा संधि का एक क्वेश्चन बनता है, इसको बेटे इस रूप में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि मैं अभी आपको बताया वर्णमाला में कि यहाँ इस अनुस्वार का प्रयोग हमने किसके स्थान पे किया? इस वाले न के स्थान पे। बात दोनों एक ही है। अगर वो दोनों देता है वर्तनी में तो राइट वर्तनी मानी जाएगी ये वाली। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है मेल,
योग, सुलह और समझौता। इसके अलावा इसका कोई और शाब्दिक अर्थ नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसकी परिभाषा अर्थात डेफिनेशन, और वो है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। जो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है वो कहलाता है संधि। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण क्या बनेगा प्यारे बच्चों। अब मान के चलो हमने यहाँ शब्द ले लिया, एक देव शब्द लिया, दूसरा प्यारे बच्चों हमने यहाँ आल्या शब्द ले लिया। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लास्ट वाला जो वर्ण होता है हमारा, अगर वो स्वर है तो उसको स्वर को ही लेंगे, अगर वो व्यंजन है तो व्यंजन में जो स्वर छिपा होता है, व्यंजन में जो लास्ट में जो स्वर होता है उसको लेना होता है। यानी कि पहले वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ण, और पहले वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ण है प्यारे बच्चों ए। क्यों है? क्योंकि वह एक व्यंजन है और ये प्यारे बच्चों आधा वह और ए को मिलके बना है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है? ए लिया। क्लियर? अगर यहाँ कोई स्वर ही होता या कोई आधा ही होता तो फिर हम उससे आधे को ही लेते। इसके बाद में यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? ये आ। बाद वाले शब्द का हम आगे वाला हिस्सा लेते हैं, अर्थात पहले वाला वर्ण लेते हैं पूरा। क्लियर? अगर ए होता तो ए लेते, लेकिन यहाँ क्या था? आ, तो इसीलिए आ लिया। अगर ई होता तो ई ले लेते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तव में संधि जो कहते हैं ना, वो इन दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ये वाला ही संधि कहलाता है, क्योंकि दो शब्दों का योग कहलाता है समास। लेकिन संधि हम इसको कहते हैं, जो ए और आ के बीच में जो हुआ वो क्या कहलाए? संधि। और दोनों मिलके क्या बने? ये। अब आपको एक चीज ये समझनी है, एक छोटे के साथ एक दूसरा छोटा वर्ण आएगा तो वो बड़ा बनाएगा, दोनों अगर बड़े आ गए प्यारे बच्चों तो भी वो यही बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें एक और डंडा खींच देगा, ऐसा तो कोई वर्ण ही नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एक छोटा और एक बड़ा आता है तो भी बड़ा ही बनता है, और एक बड़ा और एक छोटा इधर आता है तो भी बड़ा ही बनता है। संधि में आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में चाहे वो दोनों छोटे ही हो, दोनों बड़े ही हो, एक छोटा ही एक बड़ा ही हो, या वे प्यारे बच्चों एक बड़ा और एक छोटा वो हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ जो मिल के बनेगा आखिरकार वो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई और दूसरा वर्ण नहीं है। यहाँ ए और आ मिल के क्या बन गया? आ बन गया। संधि इसके अंदर हुई। और ये कौन से दो वर्ण थे? ये थे। इन्होंने क्या किया वो देखो आप कंडीशन को। समाज में दो शब्द प्रयोग थे, एक प्यारे बच्चों देव शब्द का प्रयोग कर रहे थे हम अलग सेंस में, एक आल्या का प्रयोग कर रहे थे अलग सेंस में। तो देव मतलब देवता, आल्या मतलब घर। जो देवताओं का घर है वो क्या कहलाता है? देवालय। अगर हमारे पास समाज में पहले से ये दो शब्द ना होते, देव और आल्या, तो आज हमारे पास इनसे बनने वाला नया शब्द नहीं होता। अब मान के चलो वो जो संधि आई, इस संधि ने क्या किया? इनकी शब्द की संरचना को भी छोटा कर दिया, और दो पुराने जो शब्द थे उनको जब हम प्रयोग कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो वास्तव में उनको एक साथ लाने का काम ही संधि ने किया। तो यहाँ अगर हमारे पास संधि नहीं होती तो हम इस शब्द को इस रूप में लिखते और ये हो जाता इतना बड़ा। क्लियर? संरचना भी बड़ी होती, उच्चारण करने में भी समय ज़्यादा लगता। लेकिन संधि ने क्या किया कि इसका भी ए ले लिया और इसका आ ले लिया, और दोनों को मिला के प्यारे बच्चों शब्द बना लिया देवालय। यानी कि दो पुराने शब्दों के पहले दो वर्ण निकालेंगे और उन वर्णों को जब आपस में जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों को जो शब्द की संरचना है, जो ऊपर है, जो पुराने शब्द हैं, उनकी संरचना, उनका डिजाइन, उनकी आकृति भी छोटी हो जाती है। अब इस वाले आ ने, ये जो आ दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला जो आ है, एक तो ये है हमारा, ये जो दूसरा आ है, इसने इन दोनों का काम कर दिया, इसका भी और इसका भी। इसीलिए प्यारे बच्चों ये शब्द बन गया देवालय। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम संधि के द्वारा कोई नया शब्द बना रहे हैं तो पुराने शब्द का अर्थ होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, भाव होना चाहिए। समाज में पहले से इधर उधर प्रयुक्त होने वाले जो पुराने शब्द हैं
उनको हम पास पास में लाते हैं, उनके दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उनसे एक नया शब्द बना लेते हैं। मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरे हाथ की उंगली है और दूसरा ये मार्कर है। अब मैं इन दोनों को पास पास ला रहा हूं, तो इस मार्कर की चोंच और मेरे हाथ के आगे वाला हिस्सा आपस में मिलेगा तभी तो एक होगा। या ये दो उंगली मेरे पास है, इनको मैं मिलाना चाहता हूं, तो पहले वाले का लास्ट वाला और प्यारे बच्चों लास्ट वाले का पहले वाला आपस में मिलेगा तभी तो ये एक होगा। ऐसे यहाँ पे भी करना होता है, पहले वाले का लास्ट वाला हिस्सा और बाद वाले का प्यारे बच्चों पहले वाला हिस्सा आपस में मिलेगा तब वो क्या कहलाएगा, संधि। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल योग। और मेल योग किसमें, निकटवर्ती वर्ण में। निकटवर्ती वर्ण कौन से हुए, यहाँ प्यारे बच्चों देवाल्य। इसके बाद और एग्जाम्पल समझो, एक तो आपका ये हो गया, यानी कि इस पूरे का काम, ये जो यहाँ वह के अंदर ए आया, इसका पूरे का काम यहाँ अकेले वह ने किया था। क्लियर, चलो जी। अब मैं आपको चार टुकड़े दे देता हूं। एक तो दे दिया प्यारे बच्चों मैंने भाव, ये पांच टुकड़े मैंने दिए आपको, पांच अलग अलग ऑप्शन। अब आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से एक तो कौन सा संधि विच्छेद सही है। संधि विच्छेद का मतलब है शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इनसे क्या शब्द बना सकते हैं। अगर ये कंडीशन सीख गए तो हमें दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि पुराने शब्दों से नया शब्द कैसे बनता है, और जो संधि विच्छेद होता है उसमें दोनों का ही प्यारे बच्चों अर्थ होना चाहिए, सेंस होने चाहिए, भाव होना चाहिए। तो पांच मैंने जानबूझ के दिया, आपको वहां चार ही मिलेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले। आपको ना 1 2 3 4 5 ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, ये जो काम की बात करते हैं, एक तो शब्द कौन सा बनेगा और किससे बनेगा। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 टाइप करना है अगर थोड़ा सा आपको पता है। मैंने ये आपसे दावा किया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा किताबों से बाहर पढ़ाऊंगा, किताबों से अलग पढ़ाऊंगा, और सारी चीज़ आपकी नई होगी और नए तरीके से सीक्वेंस में चीज़ों को व्यवस्थित करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आप लोग बता रहे हो कि कोई पांचवा, कोई चौथा, कोई तीसरा, कोई दूसरा, कोई पहला, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इस भा का कोई अर्थ नहीं होता, और जब इसका अर्थ नहीं होता तो इससे शब्द नहीं बनेगा। वार्त का अर्थ होता है, लेकिन वार्त का अर्थ होता है सारथी, लेकिन यहाँ जो हमारा शब्द बनेगा उसका अर्थ तो सारथी नहीं होता। दूसरा, ये इस वजह से गलत है, भाव का अर्थ होता है लेकिन इसका नहीं अर्थ होता, तो इसलिए इससे भी ये शब्द नहीं बना, इससे भी नहीं बना। यहाँ भावा का कोई अर्थ नहीं है और इसका भी कोई अर्थ नहीं है, और जब अर्थ नहीं है तो इससे भी कोई शब्द नहीं बन सकता। यहाँ भा का कोई अर्थ नहीं है लेकिन इस अर्थ का अर्थ है, इसलिए इससे भी कोई शब्द नहीं बन सकता। यहाँ अर्थ का तो है सेंस, लेकिन यहाँ इसका नहीं है, इसलिए इससे भी नहीं बन सकता। बनेगा किससे, बनेगा भाव और अर्थ से। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा। अब मान के चलो आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता, तो जो भी जिंदगी में आज तक आपने पढ़ा है, सुना है, लिखा है, देखा है और समझा है, समझ लो उसका अर्थ होता है। आपने आज तक न तो पढ़ा था ये भावा, ना आपने पढ़ा भाव, ना आपने पढ़ा है भाव, ये आधा वे अलंत लगा हुआ है, ये दिख रहा है, और इसके भी अपने मायने हैं। आपने ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा, ना ये पढ़ा, ना सुना, ना लिखा, ना देखा, ना आपने आज तक ये पढ़ा लिखा सुना देखा, ना आपने प्यारे बच्चों ये वाला भा पढ़ा लिखा सुना देखा, ना आपने ये वाला पढ़ा लिखा सुना देखा। तो जब इनके कोई अर्थ ही नहीं होते, आज तक पढ़ा लिखा सुना ही नहीं है, तो इनसे नया शब्द कैसे बन जाएगा। अरे गेहूं का दाना ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, और उपजाऊ जमीन में डालेंगे तभी तो पौधा बन के बाहर निकलेगा। या बंजर भूमि में गेहूं के दाने में आप पौधा निकाल दोगे, या उपजाऊ जमीन है, गेहूं का दाना में ऑलरेडी प्यारे बच्चों रोग है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं आएगा बाहर, वो अंदर ही रहेगा, अपने रूप को भी खो देगा।
कोई भी दो पुराने सार्थक शब्दों से ही नया सार्थक शब्द जन्म ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी दोनों ठीक है तो बच्चे पैदा होंगे, और दोनों में एक में गड़बड़ है तो प्यारे बच्चों बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो यहाँ इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। ये आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, इसलिए सार्थक है। संधि विच्छेद में अयादि संधि को छोड़कर बाकी दुनिया की सभी संधि में दोनों टुकड़ों का अर्थ होना चाहिए, तभी तो पुराने शब्दों से नया शब्द बना पाएंगे। तो यहाँ से क्या आया प्यारे बच्चों? ए। इधर से क्या आया? ए। दोनों मिलके क्या बन गए? दोनों मिलके बन गए आ। और जब दोनों मिलके आ बने, अब इसमें से ले लेते हैं हम। यहाँ से जब आपने ये ले लिया तो ये आधा वह बचा, यहाँ आपने ये ए ले लिया तो इधर क्या बच गया? ये। दोनों को मिला के क्या बनाया आपने? आ लगा लिया यहाँ, तो शब्द बन गया भावार्थ। ये भी आपने पढ़ा लिखा सुना देखा है, ये भी आपने पढ़ा लिखा सुना देखा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको सबके अर्थ पता है, इसलिए तो आपने बैच लिया है। ये सबके अर्थ पता होते तो आप ये बैच क्यों खरीदते? लेकिन आपने ये लिखा है, ये देखा है, ये सुना है, ये प्यारे बच्चों आपने पहले से समझा है, इसीलिए ये सार्थक है। और सार्थक शब्दों से ही नए शब्द बनते हैं। इनका अर्थ था, इसीलिए आज इनसे ये शब्द बन गया, और इनसे अर्थ नहीं होता तो ये भी नहीं बनता। अभी संधि क्या हुई? संधि हुई दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, ये हुई संधि। क्लियर? संधि विच्छेद क्या हुआ? भाव और अर्थ, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि संधि का अर्थ मेल है, योग है, सुलह है और समझौता है। ठीक है, दो निकटवर्ती जो वर्णों के मेल है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। अब आप ये समझो कि संधि के कार्य क्या है, इस कॉन्सेप्ट को जरूरत क्या पड़ गई यहाँ लाने की। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करो। संधि के कार्य, तीसरा तो आपने एग्जाम्पल देख लिया। संधि के कार्य, इस कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया? दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना, एक कार्य तो इसका ये हुआ। दूसरा क्या है? शब्द की संरचना यानी कि डिजाइन, आकृति, संरचना को छोटा बनाना या रखना। तीसरा कार्य क्या है? नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। और फिर लास्ट चौथा कार्य क्या है? हिंदी शब्दकोश को छोटा बनाना। ये चार काम संधि करती है। यानी कि हमने यहाँ शब्द ले लिया है, एक हिम और दूसरा ले लिया आल्य। क्लियर? दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण। पुराने शब्द क्या है? हिम, और दूसरा क्या है? आल्य। अब आज से 1000 साल पहले प्यारे बच्चों संस्कृत बोली जाती थी, समझी जाती थी, पढ़ी जाती थी। कम्युनिकेशन संस्कृत में ही हो रहा था। अब उस समय ना तो बर्फ शब्द था ना घर शब्द था, तो उस समय हम बर्फ के लिए हिम और घर के लिए आल्य का प्रयोग करते थे। तो यहाँ प्यारे बच्चों ये जो दो पुराने शब्द, ये बर्फ की सेंस में, ये घर की सेंस में जो समाज में प्रयोग हो रहे थे, भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों ने सोचा कि क्यों न इन दोनों शब्दों को उठाए और आपस में मिला के इनसे एक नया शब्द बना लेते हैं। ये तो अलग अलग बिखरे पड़े हुए थे। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक हिम को लाए और एक आल्य को। इसका लिया हमने लास्ट वाला वर्ण, इसका लिया हमने आगे वाला, और दोनों को मिला के हमने दो वर्णों का मेल करके बना लिया आ। अब जब आपने इसमें से ए निकाल लिया तो ये क्या बच गया? आधा में। और जब आपने इसमें से आ निकाल लिया यहाँ पे, ये क्या बच गया? ले।
अब संधि होती है दो वर्णों के बीच में, और दो वर्णों को मिला के आपने क्या बनाया, आ। अब ये लिख लो यहाँ पे आ, तो शब्द क्या बन गया, हिमालय। अब मान के चलो आप लिखना नहीं चाहते, ये मैं हटा देता हूँ, ये लो, ये हटा दिया मैंने, गायब कर दिया। अब यहाँ आप आई ही लिखो, जो बना है ना हमारा, वो बना क्या है प्यारे बच्चों, ये तो मैं था, यहाँ आ बना है तो आई लिखो, उच्चारण करके देखना क्या बोल रहे हो आप, हिमालय ही बोलोगे। और चूंकि एक व्यंजन और एक स्वर अगर साथ में हो तो व्यंजन की डेफिनेशन है कि वो स्वर के साथ लिखा जाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, इस रूप में लिखोगे। इस वाले मैं और आ का काम अकेले इस माँ ने कर दिया। अब क्या हुआ, पहले के दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण हुआ। पुराने शब्द ये थे, इनसे नया शब्द ये आया। फिर क्या है, शब्द की संरचना को छोटा, ये संरचना बड़ी थी। अगर ये संधि नहीं होती तो हम इस रूप में लिखते हिमालय को, इस रूप में लिखा जाता हिमालय, अगर संधि नहीं होती। लेकिन यहाँ ये जो काम कर रहा है, ये किसका काम है, ये इस माँ का काम है। वो भी माँ है, यहाँ से यहाँ तक उच्चारण करो, और ये भी माँ है। तो दूसरा काम संधि क्या करती है, शब्द की संरचना को छोटा बनाना। क्लियर। तीसरा क्या है, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार रखना। अब यहाँ पुराने शब्द का अर्थ क्या है, बर्फ, इसका अर्थ क्या है, घर। हिमालय का अर्थ क्या हुआ, बर्फ का घर। जो पुराने शब्दों के अर्थ हैं वही नए शब्द के हैं, या नए शब्द का जो अर्थ है वही पुराने शब्दों का है। अर्थ चेंज नहीं होता है। जो भाव का अर्थ का था, जो देव और आल्य का अर्थ था, वही देवालय का भी अर्थ है। ये संधि का कॉन्सेप्ट है, हिंदी शब्दकोश को छोटा बनाना। अब मान के चलो वहाँ हिम और आल्य के बारे में दे दिया डिक्शनरी में कि हिम का अर्थ बर्फ है और आल्य का अर्थ घर, तो अब हिमालय को अलग से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, और जब अयादि संधि आएगी मनीष तो अयादि पढ़ाएंगे। अब पहले से पहले खुजली करोगे तो विद्वान लेखक साहित्यकार बनोगे, और होना है भर्ती। ठीक है, अयादि संधि क्यों नहीं उसको भी बताएं, क्योंकि इसी के नाम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब अयादि आएंगे तो अयादि पे समझ लो। ठीक है, हाँ, आगे से आगे नहीं भागते। जब आगे ज़्यादा चले जाते हैं ना तो पीछे वाले पीछे छूट जाते हैं, और फिर आगे वाले के लिए ताली कोई नहीं बजाता। सबको साथ लेके चलो तो सबके लिए ताली बजेगी। ठीक है, यही सीखने का कॉन्सेप्ट है। विद्वान मत बनो, जब अयादि आएगी तो अपने आप समझ में आएगा। और जब संधि कंप्लीट हो जाएगी तो ये जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, यही सबसे आसान टॉपिक है पूरे हिंदी के अंदर। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर संधि वाला कॉन्सेप्ट इस दुनिया में ना आता, ठीक है, अगर संधि वाला कॉन्सेप्ट इस दुनिया में ना आता तो अपने आप में डिक्शनरी इतनी बड़ी होती कि जब आप यूनिवर्सिटी लेके जाते या किसी कॉलेज या स्कूल में लेके जाते तो आपको अलग से उसके लिए गाड़ी करनी पड़ती, और फिर वहाँ से आते कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फिर गाड़ी में लेके आते। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे डिक्शनरी गुटके के टाइप की थी, छोटी थी। थोड़े और बड़े हो गए, 10th-12th में आ गए तो फिर उसका साइज बड़ा आ गया किताब, या फिर ग्रेजुएशन में आए प्यारे बच्चों उसका और बड़ा साइज आ गया। इसके बाद में फिर जब पीजी कर रहे थे, फिर एमफिल पीएचडी कर रहे थे तो पूरा ग्रंथ पोथा आ गया। अब कोई भी डिक्शनरी 1000 पेज से कम नहीं। उसका कारण अगर ये संधि नहीं आती तो प्यारे बच्चों कम से कम 10 से 15-20 हजार पेज की डिक्शनरी हुआ करती, क्योंकि इसने जो अर्थ पहले बता दिए उनको अलग से अर्थ बताने के लिए जरूरत नहीं है। अब एक हिमांशु कह रहा है सर हिम से तो ढका हुआ आल्य होता है, हिम का अर्थ बर्फ ही होता है, ढकने का अर्थ तो आवरण होता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण चारों ओर से ढका हुआ, आवरण का मतलब ढका हुआ होता है। ठीक है, छंद का अर्थ ढका हुआ होता है, आच्छादन। ये किसने पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि विद्वान ज्यादा है, भर्ती कम होना चाहते हैं, विद्वान ज्यादा। ये कहाँ से अर्थ लिया है भाई, कौन से डिक्शनरी में या कौन से गूगल बाबा ने आपको बता दिया? ठीक है, कि हिम का अर्थ ढका हुआ, हिम का अर्थ तो बर्फ होता है बेटी, ढका हुआ नहीं होता। वो बर्फ से ढका हुआ है इसलिए उसको हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, तो कहीं की चीज कहीं मत जोड़ो, तो वहां सीखने की कोशिश करो। यहाँ क्या है, हिम बर्फ और आल्य घर, जो बर्फ का घर है वो क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दो वर्ण कौन से थे, एक ए और एक आ, इन्हीं को हम संधि कह रहे हैं। ये आपस में जो शब्द मिल रहे हैं ना, ये तो प्यारे बच्चों समास कहलाते हैं। जैसे माता पिता तो पितरों बन जाते हैं, राजपुत्र को मिलाएंगे तो
राज्ञपुत्र, राजापुत्र, वे समास कहलाते हैं, वहाँ शब्द मिलते हैं। तो ये क्या हो गए? संधि के कार्य। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है संधि के भेद से। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ऐसा क्यों 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते? उसका कारण ये है प्यारे बच्चों कि आप 3 प्रकार के वर्ण पढ़ते हो। ये लो, ये इसमें क्या है? स्वर। इसमें ये क्या है? व्यंजन। इसमें ये क्या है? विसर्ग। आपने अभी एक डेफिनेशन नोट की कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और जब वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तो जितने प्रकार वर्ण के होंगे उतने ही प्रकार संधि के भी होंगे। डेफिनेशन क्या थी? 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल, यानी कि वर्णों के मेल को संधि कह रहे। अब वर्ण के कितने भेद है? 3। तो संधि के कितने भेद होंगे? 3। तो इसी वजह से संधि के ना 4 होते हैं ना 2। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं, क्योंकि आप स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये पढ़ चुके हो। इसीलिए इसके आधार पे हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि वास्तव में संधि 3 ही प्रकार की होती है। जहां 11 स्वर में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो, वो क्या कहलाया? स्वर संधि। जहां एक व्यंजन और एक स्वर आ जाए, व्यंजन संधि। जहां दोनों व्यंजन हो, इधर भी एक व्यंजन आए और इधर भी प्यारे बच्चों एक व्यंजन आए, विसर्ग संधि। जहां विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। यानी कि जब किसी वर्ण के साथ विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि, और जब किसी वर्ण के साथ एक व्यंजन या दोनों व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि। और जब जो 11 स्वर आपने पढ़े उनके आपस में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो 11 स्वर में से, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे आपने अभी देवालय, हिमालय भावार्थ पढ़ा तो क्या थे उसमें? स्वर था, तो स्वर संधि है। ऐसे मान के चलो शब्द आ गया हमारे पास दयानंद। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहां इसका मीनिंग हो, अर्थ हो, और मीनिंग अर्थ इसके अलावा आप इसका कर नहीं सकते। तो यहां से क्या हुआ प्यारे बच्चों? आ। यहां से क्या आया? आ। ये दोनों के दोनों क्या है? स्वर है। इसीलिए दयानंद कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। क्लियर? ऐसे ही आप व्यंजन का देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। मान के चलो यहां शब्द आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास जगदीश, या यहां शब्द आ गया हमारे पास सज्जन, या इसके बाद शब्द आ गया वागीश। कैसे करेंगे? यहाँ पे ऐसी जगह से तोड़ो जहां इसका मीनिंग हो। अब यहाँ ये जो दिखाई दिया हमने वो ये किया, ये ई को ले गए उधर तो ईस बन गया, और ये क्या रह गया? इधर दे। अब यहाँ जब ये दे रह गया तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, और जब तक मीनिंग नहीं है तब तक वो उसका संधि विच्छेद हो नहीं सकता। अब वो कंडीशन अप्लाई करो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। तो यहाँ ये किस में बदला? तय में।
और ये क्या हो गया, जगत और ईश। राइट आंसर ये हुआ। क्यों हुआ राइट आंसर है, क्योंकि जगत का अर्थ होता है संसार, ईश का अर्थ होता है स्वामी। इसका अर्थ क्या होता है, स्वामी। अब इसमें से देखो क्या कंडीशन है, एक व्यंजन है एक स्वर। जब एक व्यंजन एक स्वर है तो क्या कहलाया प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन के अनुसार जगदीश व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाया। क्यों कहलाया, क्योंकि एक वर्ग होता है प्यारे बच्चों तय वर्ग, और इस तय वर्ग में आते हैं तय थे दे ध और न। रूल है कि पांचवा तीसरा आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। यहाँ ये वाला तीसरा आवश्यकता पड़ी शब्द का अर्थ बनाने के लिए, अपने वर्ग के पहले में बदल गया। जब इससे अर्थ नहीं बना तो अर्थ बनाने का काम कौन करेगा, इसका ग्रुप लीडर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये तय अपने आप में क्या हुआ, एक व्यंजन, ई हो गया स्वर। जहाँ एक व्यंजन एक स्वर है व्यंजन संधि। और चूंकि इस जगत का कोई अर्थ नहीं होता, जब अर्थ नहीं होता तो इससे ये शब्द नहीं बना। तो ये शब्द बने कैसे, पहले समाज में ये दो शब्द थे। पहली कंडीशन बनी ये वाली, जगत का प्रयोग संसार के अर्थ में कर रहे थे, इसका प्रयोग स्वामी के अर्थ में कर रहे थे। तो यहाँ ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, संसार का स्वामी। लेकिन फिर हमें इससे नया शब्द बनाना था। हमने क्या किया, जो ये पहला वर्ण था जो आधा तय है, इस आधे तय को बदल दिया आधे दय में, क्योंकि आधा हमेशा आधे में बदलेगा और पूरा हमेशा पूरे में बदलेगा। ये बनी हमारी दूसरी कंडीशन। अब ये दय को और ई को मिला के यहाँ तीसरी कंडीशन में क्या बना लिया, जगदीश। यहाँ से यहाँ तक ये शब्द बनने में कम से कम 250 साल लगे। क्या लगे, 250 साल। ऐसे ही आज तक आपने एक शब्द नहीं बनाया। इसीलिए एक ही गली में 4 मोनू, 5 धर्मेंद्र, 5 जितेंद्र और 3 सोनू होते हैं। एक को आवाज लगाए तो 3-4 बार निकल के आते हैं, क्योंकि आप शब्द बनाए नहीं रहे जो समाज में पहले चल रहे हैं, उसी को प्यारे बच्चों आप आगे बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना है, हमें कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में स्वर संधि है, उनके जो निकटवर्ती दो वर्ण आपस में मिले उनके द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक शब्द आ गया हमारे पास जगन्नाथ। क्या करेंगे, जो सामने हमें दिया है पहले हम उसी में तोड़ेंगे। ये क्या हो गया, जगतनाथ। अब इस जगन का कोई अर्थ है नहीं, और जब अर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये शब्द इससे तो बना नहीं, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक वो उसका संधि विच्छेद नहीं होगा। अब अर्थ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आधे न को आधे तय में बदलेंगे, और वो क्या बन गया प्यारे बच्चों, जगन्नाथ। अब जगत हो गया संसार, नाथ स्वामी, जो संसार का स्वामी है वो क्या कहलाता है, जगन्नाथ। संधि विच्छेद ये वाली सही हुई, क्योंकि अर्थ इसका और इसका है। क्लियर। दूसरी कंडीशन ये बनी, यहाँ ये वाला तय आधा आधे न में बदल गया, और जब ये यहाँ आधा न है, ये इसी वजह से पहले कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन में एक नया शब्द आया हमारे पास जगन्नाथ, और वो आया 2 वर्णों के मेल के द्वारा। और वो क्या था, तय का न में बदलना। यहाँ पर कौन सी संधि हुई, ये वाला तय है, ये वाला न है, ये आप पढ़ चुके हो, दोनों के दोनों व्यंजन। और जब दोनों के दोनों व्यंजन है तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि। क्या कहलाए, तो जहाँ एक व्यंजन और एक स्वर हो वो भी व्यंजन संधि, और जहाँ प्यारे बच्चों दोनों के दोनों व्यंजन हो तो वो भी क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, शब्द आ गया प्यारे बच्चों सज्जन। रूल है, नियम हैं बहुत सारे संधि के अंदर जो चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आप जो आपको सामने दिखाई दे उसमें तोड़ो। ये क्या हो गया, जन। जन का मतलब हो गया लोग। अभी सज का अर्थ है नहीं, इसका मतलब ये शब्द इससे बिल्कुल नहीं बना। अब जब ये बना नहीं है तो फिर यहाँ कंडीशन क्या होगी, तो इसका मतलब इसका अर्थ बनाना पड़ेगा। और वो अर्थ कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, सत और जन। जन मतलब सत मतलब श्रेष्ठ, सत संस्कृत का उपसर्ग है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, श्रेष्ठ। इसका मतलब उत्तम, जो उत्तम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं
वो क्या कहलाया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये रूल है कि यदि तय के बाद में, यहाँ कौन सा वर्ण है तय, और ये क्या है जय, यदि तय के बाद में जय आता है तो प्यारे बच्चों ये वाला जो आधा तय है ये आधे जय में बदल जाता है। या हम ये कहेंगे यदि तय के बाद में जय आता है तो ये जो बाद में वर्ण होता है इसका द्वित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वित। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द क्या आ गया प्यारे बच्चों हमारा उज्ज्वल। क्या आता है, अपने आप में ये वर्तनी गलत है, किसी बच्चे ने पूछी भी थी मेरे से, और ये वाली वर्तनी अपने आप में सही है। अब यहाँ हम ये करेंगे इसमें जय, और ये ज्वल मतलब हो गया उजाला या प्रकाश। अब यहाँ क्या आ गया देखो, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो किस में बदलेंगे उत। तो उत संस्कृत का क्या उपसर्ग, इसका भी मीनिंग हो गया, इसका भी मीनिंग है, इसका संधि विच्छेद ये हुआ। ये तय आधा किस में बदल गया, आधे जय में। क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ जय था। ये रूल है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ ये क्या हो गया ज्वल, यहाँ पे क्या आया आधा तय, इधर क्या आया जय। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि तय के बाद में जय आए तो इस वाले तय का प्यारे बच्चों उसी में परिवर्तन हो जाता है जो उसके बाद दिया होता है, या जय का द्वित हो जाता है। तो यहाँ ये वाला क्या बदल गया प्यारे बच्चों, तय बदल गया इस जय में, और ये आधा जय और इसका भी आधा जय, इसीलिए ये वर्तनी सही हुई। यहाँ दोनों के दोनों व्यंजन हैं, ये भी दोनों के दोनों व्यंजन हैं। दूसरी कंडीशन के अनुसार इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। अब जिसको ये नहीं पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा बदलता है, और जिसको ये नहीं पता है यदि बाद में प्यारे बच्चों जय हो पहले तय हो तो ये वाला तय किस में बदल जाता है, जय में, तो वो संधि के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं कर सकता। क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती है वो इसी चीज़ की मिलती है कि कंडीशन क्या है और लॉजिक क्या है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। कहाँ पे अप्लाई होगी, शब्द आ गया उल्लास, क्लियर, या शब्द आ गया प्यारे बच्चों सच चरित। अब इनको कैसे करोगे, जब तक प्यारे बच्चों यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये उल, और इसके बाद में क्या दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ इसका अर्थ होता नहीं तो ये तय में बदलेगा, तो ये संधि विच्छेद क्या हो गई ये। अब ये क्या हो गया यहाँ तय, इधर क्या हो गया यहाँ लय। तो जब यहाँ प्यारे बच्चों ये लय हुआ तो यहाँ ये वाला जो तय है, ये रूल है जैसे जय के बाद में, ऐसे लय अगर आ जाता है तो इसका द्वित हो जाता है, ये हो गया द्वित। द्वित मतलब पहले आधा होगा फिर पूरा। तो ये तय कहाँ बदल गया, यहाँ लय में बदला। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना है। ऐसे ये भी शब्द बनता है। ये कैसे बना, ये यहाँ सच और चरित, चरित का तो अर्थ होता है लेकिन इसका अर्थ नहीं होता। जब अर्थ नहीं होता तो किस में बदलेंगे, तय में बदलेंगे। तो इस सत का भी अर्थ होता है, इस उत का भी अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सत चरित, श्रेष्ठ चरित, उत्तम चरित, अच्छा चरित, क्लियर। हाँ, लास्ट का मतलब होता है प्रशंसा, खुशी, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हुआ यहाँ तय, और ये क्या हुआ प्यारे बच्चों चय। तो रूल है कि यदि तय के बाद चय आए तो चय का द्वित हो जाता है, यदि तय के बाद ले आए लय का द्वित हो जाता है, यदि तय के बाद जय आए तो जय का। बस इन तीन का ही होता है, बाकी का नहीं होता। तो रूल क्या है, नियम क्या है, तय के बाद जय लय चय आने पर तय आने पर इनका द्वित हो जाता है, द्वित हो जाता है। बताएंगे डिटेल में। ऐसे कोई प्यारे बच्चों 12 कंडीशन है व्यंजन संधि की, तो यहाँ तो सिर्फ बता रहे हैं कि व्यंजन संधि होगी कहाँ, जहाँ दो व्यंजन होंगे, जहाँ दो व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे। अब वो जरूरी थोड़ा ही आप यहाँ से पहचानो, वो तो यहाँ से भी पहचान सकते हो। ये लय भी व्यंजन है, लय भी व्यंजन, ये चय भी व्यंजन है, चय भी। अरे व्यंजन व्यंजन में बदल रहा है, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ जो प्यारे बच्चों तय के बाद में जय लय चय आ जाए तो वो क्या हो जाता है, द्वित। चलो जी, अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अब शब्द आ गया उल्लेख। अब आपको क्या देगा, एक ऑप्शन तो मिलेगा आपको, ये बताइए संधि विच्छेद क्या होगा। दूसरा आएगा उत और लेख, संधि विच्छेद मतलब कौन से दो शब्दों से वो मिलके बना है। तीसरा आया प्यारे बच्चों उत और लेख, और चौथा आया इसमें उत और लिख। बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्यों होगा, किस नियम के अनुसार होगा, कौन सी संधि होगी। तो 1 2 3 वही तो कंडीशन लगी कि यहाँ ये क्या है, ले। कैसे आया ये वाला ले, ये तय था यहाँ उत, मतलब ऊपर, लेख मतलब लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ उल्लेख। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, सारे बताएंगे, ठीक है। हाँ, जितनी भी खुजली है सारी खत्म होगी, लेकिन पहले कंडीशन को समझो। ये वाला जो तय है ना प्यारे बच्चों, ये वाला, ये वर्तनी सही है, यानी कि ये संधि विच्छेद सही है। उत उपसर्ग है संस्कृत का, लेख मूल शब्द है, इसलिए राइट संधि विच्छेद ये हुआ। और जब राइट संधि विच्छेद ये हुआ तो ऐसा क्यों, आपको क्या करना है वहाँ, आपको करना है कि जो उसने दिया हुआ है, आपको उसने शब्द दे दिया, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और आसान से आसान चीज़ें बतानी है। आप पहले उसको ऐसे रूप में लिखोगे जैसे ये। अब इसका मीनिंग नहीं है, और जब इसका मीनिंग नहीं है, ये कभी इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, उत और लेख। तो पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में 250 साल बाद जाके एक शब्द बना और उसका नाम था उल्लेख। क्लियर। उत ऊपर लेख लिखा हुआ, इस वाले तय का इस वाले लय में परिवर्तन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ बाद में लय है, तो जो भी शब्द के बाद में वर्ण होगा चय जय और लय में, बाकी जगह नहीं, चय जय लय में से जो भी वर्ण होगा यहाँ उसी का प्यारे बच्चों द्वित होता है। अर्थात ये तय किस में बदलता है, लय में बदलता है। कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि दोनों में व्यंजन थे। विसर्ग को समझ लो, संधि आज ही कंप्लीट नहीं होगी, आने वाले 3 लेक्चर भी संधि के ही होंगे। जहाँ विसर्ग, आप तो फिलहाल डेफिनेशन समझनी थी कि स्वर संधि कहाँ होगी, जहाँ 11 में से कोई 2 स्वर आएंगे। व्यंजन संधि कहाँ होगी, जहाँ या तो 2 व्यंजन हो या कोई 1 व्यंजन हो। विसर्ग संधि कहाँ होगी, जहाँ विसर्ग का परिवर्तन हो रहा हो। ये आपका कंप्लीट हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो कैसे समझोगे। शब्द आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास निर्धन। कैसे करेंगे, जो भी दिया है पहले उस रूप में लिखेंगे। एक शब्द आया निर और दूसरा क्या हो गया धन। इसका कोई मीनिंग नहीं है, जब मीनिंग नहीं है संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ये बदल गया विसर्ग में, तो ये क्या कहलाया, धन। इसका अर्थ हो गया बिना, और इसका अर्थ हो गया पैसा। तो जो बिना पैसे का है वो क्या कहलाया, निर्धन। दोनों के अर्थ, पहले कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी में जाके शब्द बना। यानी कि इस वाले विसर्ग का परिवर्तन प्यारे बच्चों किस में हो गया, रे में। क्लियर। और फिर ये रे कहाँ चला गया, ऊपर। तो पहले इस विसर्ग का परिवर्तन इस आधे रे में हुआ, रूल है, नियम है, ठीक है। इस वाले क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है जहां विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो, इस विसर्ग का वर्ण रे में परिवर्तन हुआ और फिर ये जाके बन गया ऊपर। तो इसीलिए पहले कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये राइट आंसर संधि विच्छेद ये है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर। इसका क्या है, कोई मीनिंग नहीं है। ये आप ये भी कह सकते हो, जब उसने ऊपर से नीचे किया, जब ये देगा, हम ये कहेंगे कि वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में हुआ। तो विसर्ग का परिवर्तन वर्ण में हुआ जब वो ये दे के ये बनवाता है, और जब ये दे के ये कहता है तो हम कहेंगे वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में हुआ। जैसे शब्द आ गया प्यारे बच्चों निरपराध, तो यहाँ कैसे करोगे आप इसको, निर और दूसरा क्या है, अपराध। इसका कोई मीनिंग नहीं, तो क्या हो गया, बिना अपराध के।
राइट संधि विच्छेद हमारी ये हुई। तो यहाँ हम ये क्या कहेंगे कि ये वाला जो रे है ये किस में बदल गया, विसर्ग में, ये वाला विसर्ग में। तो यानी कि विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन या वर्ण का विसर्ग में, तो वर्ण का विसर्ग में या विसर्ग का वर्ण में। तो हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये प्यारे बच्चों, जब वो ऊपर देगा तो हम कहेंगे कि वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, और जब वो यहाँ देगा तो विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। बात एक ही है, क्लियर। तो जहाँ भी कोई विसर्ग आ जाए, यहाँ विसर्ग आया था, यहाँ भी विसर्ग आया था, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे शब्द आ गया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द कैसे बना है, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक मन और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, विज्ञान। इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है। मन कहते हैं चित्त को, विज्ञान आपको पता ही है, जो चित्त का विज्ञान है वो मनोविज्ञान कहलाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो विसर्ग आया है इसी का ही परिवर्तन किस में हुआ है, औ में हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, विसर्ग का औ में परिवर्तन। और जब इससे हमें ये बनाना होगा तब हम ये कहेंगे वर्ण का विसर्ग में। तो बिना विसर्ग के विसर्ग संधि नहीं हो सकती। अब लेते हैं एक एक को। ये तो तीन संधि के भेदों की डेफिनेशन। स्वर संधि के भेद आने वाली 4 क्लास संधि की होगी। स्वर संधि के भेद, और स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। इनमें से एक भेद होता है दीर्घ संधि। क्या होगा, दीर्घ संधि। दूसरा यण संधि। तीसरा गुण संधि। और चौथा वृद्धि संधि। और 5वां अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं, इनके अलावा और कोई सा नहीं है इसका हिंदी में। संस्कृत में तो बहुत होते हैं, पर रूप और पूर्ण रूप। अब यहां समझो, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं पहले, फिर डिटेल में चलेंगे। दीर्घ का अर्थ होता है सजातीय वर्ण। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, सजातीय वर्ण। जहां सजातीय वर्णों का मेल हो वो क्या कहलाती है, दीर्घ संधि। या जहां दो एक जैसे वर्ण से बड़ा वर्ण बने, दो एक जैसे वर्ण से बड़ा वर्ण बने। और वो बड़े वर्ण कौन कौन से, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। इनमें से कोई एक कंडीशन याद रखोगे आप। यण संधि वहां होती है जहां शब्दों के बीचों बीच, एग्जाम्पल देंगे बहुत सारे, शब्दों के बीचों बीच ये रे ले, यहीं पे ले लेते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। ये रे ले वे, शब्दों के बीचों बीच ये रे ले वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो। ये क्या है प्यारे बच्चों, यण संधि। गुण संधि, जहां दो अलग अलग
वर्णों से ए, ओ और अर यहाँ पे लिख देते हैं, ए, ओ, अर बने। या दूसरी कंडीशन, जहाँ शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ए, औ की हो, वो गुण संधि। जहां अयादि संधि को उधर लिख देंगे, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ए, औ की हो, वो क्या कहलाता है? अब देखो क्या है। दीर्घ का अर्थ सजातीय, सजातीय आप पढ़ चुके हो। सजातीय कहते हैं एक जैसे वर्णों को। एक जैसे वर्णों का मतलब क्या हुआ? मान के चलो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। शब्द आ गया विद्यालय, पहले ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहाँ इसका अर्थ हो। अर्थ क्या है? विद्या और आल्य। यहाँ से क्या ले लिया? आ। यहाँ से क्या ले लिया? आ। ये दोनों क्या है? एक जैसे। जब एक जैसे हैं तो ये कहलाए दीर्घ संधि। क्या कहलाए? दीर्घ संधि। क्योंकि यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, दोनों है एक जैसे ही। यहाँ तो दोनों के दोनों बड़े आए, तो इसीलिए जब दोनों सजातीय हुए एक जैसे हैं, दीर्घ संधि के अलावा नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जहां भी दो एक जैसे वर्ण आए, वो कोई भी दो एक जैसे हो सकते हैं, तो पहले तो शब्द को ऐसी जगह से तोड़ोगे जहां उसका अर्थ हो। शब्द ले लिया दीपावली, शब्द को ऐसी जगह से तोड़ो जहां प्यारे बच्चों उसका मीनिंग हो। यहाँ क्या आया? ए। इधर क्या आया? आ। ये क्या है? एक जैसे। और जब एक जैसे हैं तो ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों? जब दोनों एक जैसे वर्ण हुए तो दीर्घ कहलाया, क्योंकि सजातीय वर्ण है। या जहां दो एक जैसे वर्ण मिले वो एक जैसे हैं। जहां प्यारे बच्चों आ बने, ई बने, ऊ बने, री बने। मैं आ का एग्जाम्पल बता रहा हूं। इन दोनों को मिला के आप कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हो इस पे। आप पहली लगाओ, दूसरी लगाओ, तीसरी, तीन ही चीजें एक ही है। आपको तो एक ही याद रखनी। इसके अलावा आपने शब्द लिया कविंदर। यहां शब्द क्या आया? कवि और इंद्र। पहले आपको ऐसी जगह से तोड़ना है जहां उसका मीनिंग हो। यहां क्या आ गया? ई। जब दोनों एक जैसे हैं तो क्या कहलाया? दीर्घ संधि। सजातीय वर्ण। क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों? ई बना रहे। आवली का मतलब होता है पंक्ति, दीप मतलब दिया। जो दिए की पंक्ति होती है उसको कहते हैं दीपावली। दीपावली पे दियों की पंक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ क्या हुआ? दोनों एक जैसे हैं, और जहां सजातीय वर्ण अर्थात एक जैसे वर्ण हो वो सारे क्या बनेंगे? दीर्घ संधि। और यहाँ ये क्या बना रहा है? ई। तो ये इस ई का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बनाओगे। अब मान के चलो यहाँ शब्द आ गया नदीस, तो यहाँ क्या हुआ? नदी। इधर क्या आया प्यारे बच्चों? ईस। इधर से क्या लिया? बड़ा ई। इधर से क्या लिया? बड़ा ई। दोनों क्या है? एक जैसे। क्या बना रहे हैं? बड़ा वर्ण। और जहां बड़ा वर्ण बनता है वो कौन सी संधि होती है? यही तो ट्रिक है कि सजातीय वर्ण जहां भी मिलेंगे, सजातीय क्या हुआ? एक जैसे वर्ण हुए। अरे एक जैसे वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? ए के साथ में ए आ गया या आ गया, यही तो सजातीय होते हैं। ई के साथ में ई आ गया, ऊ के साथ में ऊ आ गया, री के साथ में री आ गया। इनमें कोई भी छोटा या बड़ा भी हो सकते हैं, दोनों बड़े भी हो सकते हैं।
इसी को तो सजातीय कहते हैं, इसी को तो एक जैसा कहते हैं। यहाँ इनमें से कोई भी कंडीशन पैदा हुए तो समझ लो दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि होती ही सजातीय वर्णों के बीच में, एक जैसे वर्णों के बीच में। अब शब्द आ गया हमारे पास भानुदय। कैसे करेंगे? भानु और इधर क्या आ गया? उदय। तो यहाँ से छोटा ऊ, इधर से क्या आया? छोटा ऊ, तो क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। ये दोनों क्या है? सजातीय दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा ऊ बन रहा है, सजातीय है, और सजातीय कहाँ आते हैं? दीर्घ में। बड़ा ऊ कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? दीर्घ में। ऐसे ही वधूत्सव, वधूत्सव में भी क्या होगा? लघुर्मी और वधूत्सव में भी यही बनता है। शब्द आ गया प्यारे बच्चों पितृ ऋण। तो यहाँ एक शब्द आ गया पितृ, दूसरा आ गया ऋण। यहाँ से क्या लेंगे हम? री। इधर से क्या लेंगे? री। ये दोनों के दोनों क्या बन गए? ये दोनों के दोनों बन गए प्यारे बच्चों सजातीय है। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? तो जब एक जैसे हैं, वो छोटे हो बड़े हो, दोनों बड़े हो दोनों छोटे, उससे कोई मतलब नहीं। अब मान के चलो एक किसी के मम्मी पापा के दो लड़के हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो होगा तो वो सजातीय ही एक घर का हुआ ना, मम्मी पापा के गुण है उसमें। ऐसे यहाँ भी है प्यारे बच्चों। अब ये बड़ा री कैसे बन गया? ये वाला एक और ये इसमें दूसरा। तो यहाँ ये किसका एग्जाम्पल है? इसका है। क्लियर? तो ये चारों कंडीशन वही हुई कि सब में सजातीय मिल रहे थे, एक जैसे मिल रहे थे, ठीक है, और बड़ा वर्ण बना रहे थे दोनों मिलके। जो पिता का जो उधार है वो क्या कहलाया? वो पितृऋण कहलाया। अब आपसे कोई पूछने लगे कि वधूत्सव में बताओ कौन सी संधि है, या कोई आपसे पूछने लगे प्यारे बच्चों भावार्थ में बताओ कौन सी संधि है, या रविंदर में बताओ कौन सी संधि है, या कपीस में बताओ कौन सी संधि है, तो कैसे बताओगे आप? आप बीच में देख लोगे, यहाँ बीच में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ कहाँ बनता है? दीर्घ में। यहाँ बीच में क्या है? आ कहाँ बनता है? संधि बीच में होती है दीर्घ में। यहाँ बीच में क्या है? यहाँ ई है, तो ई कहाँ बनता है? दीर्घ संधि में। यहाँ पे क्या है? ई है, तो ई कहाँ बनता है? दीर्घ संधि में। एक तरीका तो ये था। अभी तो बहुत सारी खुजली खत्म होगी आपकी, किसी ने लुसेंट पढ़ी है, किसी ने कुछ पढ़ा है, एक से एक धुरंधर से पढ़ के आए हैं। मैं कह तो रहा हूँ आने वाले 4 लेक्चर संधि के होंगे, 5वां भी हो सकता है। लेकिन उनको कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ 10 पूछ आपने संधि पढ़ी हुई है, अगर मैं यहाँ 10 शब्द लिख दूँ और उसमें संधि विच्छेद या संधि का नाम पूछूं, तो आप में से कोई एक है नहीं जो उसका आंसर दे दे, क्योंकि आपने रट्टा मारा है। ठीक है, तो यहाँ इनको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? एक तो तरीका हमारे पास ये था, दूसरा एक एक करके देख लेते हैं ना दोबारा, क्या जल्दी है। यहाँ पे ये क्या है? वधू, और दूसरा क्या है? उत्सव। यहाँ से क्या आया? बड़े वाला ऊ, इधर से क्या आया? छोटे वाला। ये है सजातीय, क्या बना रहे? बड़ा, तो दीर्घ संधि होगी। दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? भाव। इसके बाद में क्या था? यहाँ अर्थ। यहाँ से हमने क्या लिया? ए। इधर से क्या आ गया? ए। तो ये सजातीय हुआ, क्या बनाएगा? दोनों मिलके आ। और जब आ बनेगा तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। क्लियर? इसके बाद में शब्द क्या लिया हमने? कपीस। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कपी, ये वाला कपी बंदर, ई स्वामी, बंदर का स्वामी कौन हो गया? हनुमान। पर्यायवाची ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़े ही है। तो यहाँ क्या आ गया? छोटा ई। यहाँ पे क्या आ गया? बड़ा ई। दोनों हैं एक जैसे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। जहाँ बड़ा ई बनता है दीर्घ संधि, जहाँ दो सजातीय एक जैसे वर्ण मिलते हैं दीर्घ संधि। क्लियर? ऐसे ही शब्द क्या बना? रविंदर। यहाँ एक शब्द आया रवि, और इसके बाद क्या आया? इंद्र। यहाँ पे छोटा ई, इधर भी छोटा ई, दोनों हो गए सजातीय, बन रहे हैं बड़ा ई, इसलिए दीर्घ संधि। अब आप पहली बार पता चला कि कपीस हनुमान का पर्यायवाची है। कपी कहते हैं वानर को, ईस कहते हैं स्वामी को। वानर का स्वामी कहलाया कपीस अर्थात हनुमान। कौन है बंदर का स्वामी? ऐसे होते हैं पर्यायवाची। अभी एक शब्द आया था नदीस, तो जो नदियों का स्वामी है, तो नदियों का स्वामी कौन है? किस में जाके समाती है सारी नदियां? समुद्र में। इसलिए नदी सागर का, समुद्र का पर्यायवाची है।
संधि बताएगी कौन किसका विलोम, कौन किसका पर्यायवाची, कौन किसका उपसर्ग और कौन किसका प्रत्यय बनेगा। और ये संधि किस पे डिपेंड है? वर्णमाला पे। ये सारे वर्णी को तो खेल हो रहे हैं, जब तक सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं पता, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें समझने की कोशिश करो। ये तो आपका हो गया, ठीक है, इसको हटाओ सजातीय वर्ण को और इसको। अब मैं यहां ये शब्द लिख देता हूं। शब्द आ गया प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यादेश, प्रत्युत्तर, प्रत्येक, अत्याचार इत्यादि, स्वागत, अन्वेषण, अन्वय, मात्राज्ञा, पित्रादेश, पित्राज्ञा। आपसे पूछ रहा हूं संधि बताओ कौन सी होगी। कैसे करोगे? दिमाग लगाओगे, पागल हो जाओगे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो। जहां शब्दों के बीच ये रे ले वे वर्ण हो, शब्द का बिल्कुल बीचों बीच क्या है? ये रहा, ये यहाँ पे ये रहा, ये इसमें ये यहाँ पे ये बीच है, 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 यहाँ पे इसका बीच है, और यहाँ इस शब्द का बीच है, यहाँ इसका बीच है, और यहाँ इस शब्द का बीच है, यहाँ पे ये जो मैं सर्कल किया हूं ना, ये शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच में किया हूं। या रूल क्या है? जहां शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच ये हो, रे हो, ले हो और वे हो, यहाँ इन शब्दों के बीच यहां से लेके यहां तक ये है। और फिर क्या है? तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन है, इन सब से पहले आधा व्यंजन है। ये रहा आधा तय, आधा दय, आधा दय, आधा तय, आधा तय, आधा तय, इनमें सब में आधा। अब ये नहीं कहोगे सर जी दयानंद में भी तो बीच में है, तो मैंने कहा दयानंद में यण संधि है, इसमें बीच में यह है लेकिन पहले आधा नहीं है। लेकिन अगर मैं यह कहने लगूं कि न्यून में बताओ कौन सी संधि है, आप कहोगे सर बीच में यह है, उससे पहले आधा है, इसलिए यण संधि होगा। लॉजिक तो बताएंगे कल, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आज। तो जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह वर्ण आ गया, अब वो ये आए या ये आए, बात एक ही है, और उससे पहले आधा व्यंजन है, तो यण संधि के अलावा किसी दूसरे का एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता। यहां बीच में वे उससे पहले आधा ने और आधा से, इसीलिए ये यण संधि के एग्जाम्पल है। यहां बीच में रे, ये वाला रे, बीच में ये वाला रे, नीचे वाला पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। पिछले 2-3 दिन से यही समझा रहे हैं। यहाँ बीच में रे आया, इसमें रा है, इसमें भी रा है, ये वाला आ और ये रे और ये आ, ऊपर आधा तय, ऊपर आधा तय, ऊपर आधा तय। तो जब बीच में यह भी आ रहा है, रे भी आ रहा है, वह भी आ रहा है, और उनसे पहले आधा व्यंजन है, तो दुनिया के सारे एग्जाम्पल यण संधि के बनेंगे। क्लियर? लेकिन वह का कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनता है हिंदी में, संस्कृत में बनता है। इसीलिए प्यारे बच्चों लय को छोड़ दो। गुण संधि जहां 2, ये कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, करके दिखाएंगे, शब्दों को अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद भी करेंगे। आज तो आपके उस होवा को खत्म कर रहे हैं जो आपने दिमाग में बैठा। संधि तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, जहां 2 वर्ण बने या एक मात्रा है, जैसे रमेश आ गया, नरेश आ गया, सुरेश आ गया, महेश आ गया, गणेश आ गया। क्लियर? नरेंद्र शब्द आ गया, सुरेंद्र शब्द आ गया, गजेंद्र शब्द आ गया, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, तेजिंदर है, परमेंद्र है, महेंद्र है। सब में क्या है? एक मात्रा। इनमें सब में शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, और इन सब में ये एक मात्रा किसकी है? इसकी। तो जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा दिखाई दे, तो यहां क्या है? जहां शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा एक ही हो, ये रही एक ही मात्रा। जब एक मात्रा है तो सारे गुण संधि के एग्जाम्पल है। अब ये नहीं कहोगे सर ऐश्वर्य राय में भी गुण संधि हो गई, यहां भी तो एक मात्रा है, टुकड़े करोगे तो अर्थ नहीं होगा।
और पहली बात बीच में नहीं है, शुरू में है, बीच यहाँ है शब्द का, यहाँ बीच में होनी चाहिए मात्रा एक। तो ये सारे क्या कहलाए प्यारे बच्चों, ये कहलाए गुण संधि के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? गुण संधि के। इसमें किसकी मात्रा थी? एक ही मात्रा, लेकिन शब्द आ गया परोपकार, अरुणोदय, महोत्सव, सर्वोदय, सूर्योदय, एक बच्चा भी पूछ रहा था हर्षो उल्लास, सब गुण संधि के। किसी को खुजली थी टाइम से पहले प्यारे बच्चों, शादी करना चाहता था, टाइम से पहले भर्ती होना चाहता था, सर जी हर्षोल्लास में बताओ। अब आगे की कंडीशन अब बता दिया। यहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, ये, और इन सब में जो मात्रा है प्यारे बच्चों, वो मात्रा है इसकी औ की। ये रही यहाँ पे औ की मात्रा। हर्ष का ए लेंगे, उल्लास का ऊ, और ए ऊ मिलके क्या बनेगा? ऐसे यहाँ लेंगे पर, और इधर लेंगे प्यारे बच्चों उपकार, यहाँ से लिया ए और इधर से लिया ऊ, ए और ऊ मिलके बनता है औ। यही वर्णमाला में आपको पढ़ाए, इसीलिए आज संधि पढ़ा रहे। यहाँ पे एक शब्द आया हर्ष, दूसरा शब्द आया उल्लास, और आप कहोगे दोनों का अर्थ है, क्योंकि दोनों आप पढ़े हैं, सुने हैं, लिखे हैं, देखे हैं। यहाँ से आया ए, इधर से आया ऊ, और ए और ऊ को मिलता है औ। यह तो आप ऐसे समझो कि ए और ऊ को मिलके औ बनता है। अरे यह दिमाग दौड़ाओ मत, घोड़े मत दौड़ाओ। बीच में प्यारे बच्चों एक मात्रा है, और इन बीच में जब एक मात्रा औ की है, तो यहाँ जहाँ शब्दों के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा ए या औ की हो, वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल गुण संधि के हैं। किसके होंगे? गुण संधि। या जहां दो अलग अलग वर्णों से, दो अलग अलग वर्ण कौन से हैं? ए और ऊ। दो अलग अलग वर्ण कौन से? ए और ऊ। जैसे दो अलग अलग वर्ण कौन से हैं? हमने यहां शब्द ले लिया धर्मेंद्र, तो यहाँ एक धर्म आ गया, दूसरा आ गया इंद्र। यहाँ से क्या लेंगे? ए, इधर से क्या लेंगे? ई। तो ये क्या हुआ? ये प्यारे बच्चों बना ए। दो अलग अलग वर्ण हुए। जहां दो अलग अलग वर्ण ए और ओ अर बनाएं, ये अलग अलग वर्ण है, ए और ई है, क्योंकि एक जैसे होते तो क्या हो जाते अपने आप में दीर्घ। अब आपको ये ध्यान रखना, अब एक को और खुजली हो गई, ठीक है, उसकी भी देखो। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? सर जी मनोवर में भी एक मात्रा है, तोड़ोगे तो क्या करोगे? विसर्ग लगाओगे ना, क्योंकि इस मन का अर्थ तो 1 मन चावल, 4 मन गेहूं और 5 मन प्याज होता है, और इस मन का अर्थ होता है चित्त, और जो चित्त को हर लेता है वो है मनोवर। तो वहां ये विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है, जो मनोरथ में भी होता है, मनोविज्ञान में भी होता है, मनोज में भी होता है, मनोस्थिति में भी होता है, मनोदशा में भी होता है। तो कुछ समझ में आया? ये विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ इस वाले मन का अर्थ बिना विसर्ग वाले का 1 मन चावल, 2 मन प्याज, क्वांटिटी मात्रा के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन ये वाला मन होता है चित्त। इसीलिए यहाँ विसर्ग का परिवर्तन औ में हुआ है, वो विसर्ग संधि हुई, और ये गुण संधि हुई। क्लियर? जब सारी पढ़ लोगे तो कोई डाउट बचने का सवाल ही नहीं है। हम तो 7 पीढ़ी की गारंटी लेते हैं, या आपको तो अभी एक ही पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ शब्द आ गया प्यारे बच्चों सप्त ऋषि। तो यहाँ क्या आ गया? ये सप्त, और दूसरा क्या आ गया? ऋषि। यहाँ पर क्या आया? ए। यहाँ पे क्या आया? री। ये क्या बन गया? अर बन गया। और ये जब 2 को मिला के अर बना, तो वो क्या कहलाया अपने आप में? ये कह रहा है ना कि ए बने, ओ बने, या अर बने, अर बन गया, ये रहा तो गुण संधि कहलाया। अलग अलग मिलेंगे, कह रहा है कि जहां 2 अलग अलग, ये ए ये री है, अलग अलग वर्ण है। और फिर क्या कह रहा है कि जहां 2 शब्दों के बीचों बीच ए और ओ की मात्रा हो। ऐसे ही वृद्धि संधि को देखो, बाकी फिर बाद में पढ़ाएंगे। वृद्धि संधि क्या कह रही है? कि शब्द के बीच में 2 मात्रा होनी चाहिए। क्या मात्रा होनी चाहिए? 2 मात्रा। ये रही 2 मात्रा।
अब यहाँ देखो सब में क्या है, दो मात्रा, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो मात्रा किसकी है, इसकी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो मात्रा किसकी है, इसकी। और जहाँ ये दो वर्ण बनते हैं वो वृद्धि संधि कहलाते। हाँ हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना बस, यहाँ कुछ नहीं करना है बेटे। आपको शब्द के बीच में देखो, संधि दो निकटवर्ती वर्णों के शब्दों के बीच में होती है। अच्छा, बीच में दो मात्रा है और यहाँ पे तो दो मात्रा, जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा या तो इसकी हो या इसकी, क्योंकि इनके अलावा दो मात्रा किसी की होती ही नहीं। तो यहां जब दो दो मात्रा दी है इसमें, तो ये भी क्या बनेंगे, वृद्धि संधि का। इसमें भी दो मात्रा है तो क्या बनेंगे। अब मान के चलो आपसे पूछ दिया महोत्सव, तो ये तो एक मात्रा है, इसको कहाँ कर सकते हो। लेकिन आपसे पूछ दिया महाऔषधि, इसमें दो मात्रा है। और जब इसमें एक मात्रा है तो ये गुण संधि, और जब इसमें दो मात्रा है शब्द के बीच में तो ये वृद्धि संधि। क्लियर। तो ये थी क्या प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक। कल एक एक को लेंगे, दीर्घ संधि से ही शुरू करेंगे और फिर वो टुकड़े करके दिखाएंगे कि कहाँ से तोड़ना होता है और अर्थ कैसे बनेंगे उनके, फिर कौन से दो वर्णों को मिलाएंगे। और फिर प्यारे बच्चों जब वो एक जैसे मिलेंगे तो वे दीर्घ कहलाएंगे। और बीच में यह लेवे से पहले आधा व्यंजन मिला, कुछ नहीं याद रखना, एक छोटी छोटी चीज। जहां अपने आप में दो एक जैसे वर्ण मिले दीर्घ संधि, जहां यह लेवे शब्द के बीच में वो पहले आधा व्यंजन हो यण संधि, जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा हो गुण संधि, और जहां दो मात्रा हो वृद्धि संधि। और जहां कहीं से भी टुकड़े करने पर शब्द का कोई अर्थ ना बने तो वो अयादि संधि होती है। कहीं से भी तोड़ लो, पवन को, पावक को, नयन को, चयन को, भवन को, कहीं से भी तोड़ो कोई अर्थ नहीं। तीन वर्णों का शब्द होगा, ध्यान रखना है, अयादि संधि की कंडीशन बता रहा हूं, वर्बली कल लिखवाऊंगा। तीन वर्णों का शब्द होगा, बीच में यह और वह वर्ण होगा और उससे पहले पूरा होगा। बीच में अयादि संधि का कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसके बीच में यह और वह वर्ण ना हो। यह वह यहां भी होते हैं यण संधि में, लेकिन उससे पहले आधा व्यंजन होता है। अयादि संधि में बीच में यह और वह वर्ण रहेगा, लेकिन उससे पहले पूरा व्यंजन होगा। जैसे पवन, बीच में वह, पूरा पे है पहले। कहीं से भी तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। एकमात्र अयादि संधि ऐसी है, टुकड़े करने पर अर्थ नहीं बनता, और जब अर्थ नहीं बनता है तो वह अयादि संधि होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।